प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का यूनिट 3 का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे ताकि सेमेस्टर एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकें, क्योंकि बेहतर स्कोर प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। जितना बेहतर प्रैक्टिस आपका होगा उतना ही अच्छा स्कोर जो है आप कर पाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है एमसीक्यू और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन देख लिए थे, अब उसके आगे को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि फील्ड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो फील्ड मेथड है वो कौन कौन सा है और उसका क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको जानना है, या मतलब एग्जाम में जब पूछेगा तो आपको बताना है। तो इसमें आता है पंपिंग इन टेस्ट। पंपिंग इन टेस्ट, पंपिंग इन टेस्ट जो है इसका मेन सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि वाटर इज पंप्ड इनटू बोरहोल अंडर प्रेशर, है ना। बोरहोल के अंदर अंडर प्रेशर जो है पंप्ड इन किया जाता है और जो रेट होता है इनफिल्ट्रेशन का इनटू अराउंड द सॉइल उसको मेजर किया जाता है। इसमें करते क्या है, प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले ड्रिल करते हैं बोरहोल को, फिर वाटर को पंप माने पंप करते हैं वाटर को इनटू होल और मेंटेन करते हैं कांस्टेंट वाटर लेवल को। फिर वाटर जो भी इनटेक रेट है उसको मेजर कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस है हमारा पंप इन टेस्ट का। इसका एप्लीकेशन होता है परमेबिलिटी ऑफ डेंस सॉइल एंड फाउंडेशन इन्वेस्टिगेशंस के लिए। इसका एडवांटेज है कि ये रिप्रेजेंट करता है फील्ड कंडीशंस को। फील्ड का क्या कंडीशंस है उसको जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो टेस्ट है पंपिंग आउट टेस्ट। ये जो प्रिंसिपल है यानी सिद्धांत है कि ग्राउंड वाटर जो है पंप आउट किया जाता है फ्रॉम वेल और ड्रॉडाउन को जो है ऑब्जर्व किया जाता है कि कितना ड्रॉडाउन जो है हमारा आ रहा है वाटर लेवल में। इसका प्रोसीजर्स क्या होता है कि सबसे पहले पंपिंग वेल को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर पानी को जो है कंटिन्यूसली पंप करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं वाटर लेवल चेंजेस को इन वेल। वेल में वाटर लेवल क्या मिल रहा है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं हम परमेबिलिटी को कि ड्रॉडाउन डाटा क्या आया है। ड्रॉडाउन डाटा के हिसाब से परमेबिलिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। एप्लीकेशन अगर देखें तो लार्ज स्केल परमेबिलिटी इवोल्यूशंस एंड ग्राउंड वाटर स्टडीज। इसका एडवांटेज यह है कि रिलिएबल फील्ड रिजल्ट्स एंड सुटेबल होता है फॉर लार्ज एरिया के लिए के लिए। अगला सवाल है परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल। परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल जो उसके बारे में बताना है। तो जो नेचुरल सॉइल है डिपॉजिट करता है, यूजुअली वो कंसिस्ट करता है सेवरल लेयर्स को हैविंग डिफरेंट परमेबिलिटीज। पहला, फ्लो पैरेलल टू स्ट्रेटिफाइड। जब वाटर जो है फ्लो करता है पैरेलल टू लेयर्स KH इज इक्वल टू K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3, जहाँ पे KH जो है इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये अरिथमेटिक मीन होता है और हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी जो होता है वो जनरली हायर जो है हमारा होता है। अगला सवाल है फ्लो परपेंडिकुलर टू स्ट्रेटिफिकेशंस। तो जब वाटर जो है फ्लो करता है नॉर्मल टू द लेयर तो KV इज इक्वल टू हो जाता है H बाई H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3, जहाँ पे KV जो है इक्विवेलेंट वर्टिकल परमेबिलिटी होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि ये हार्मोनिक मीन होता है और वर्टिकल परमेबिलिटी जो है वो लोअर होता है। वर्टिकल परमेबिलिटी जो है हमारा वो लोअर होता है, मतलब कम वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड करता है। कैसा करता है, कम वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड करता है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे
कि फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल को। तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल को अफेक्ट करने वाला फैक्टर्स है सबसे पहला ग्रेन साइज, यानी पार्टिकल साइज जितना ज्यादा होगा परमेबिलिटी जो है हमें उतना ही ज्यादा मिलेगा। जैसे ग्रेवल का साइज बड़ा है तो ग्रेवल में सबसे ज्यादा परमेबिलिटी होता है, और क्ले का पार्टिकल साइज जो है सबसे छोटा होता है, इसलिए क्ले में सबसे कम परमेबिलिटी जो है देखने को मिलता है। उसके बाद आता है वॉइड रेशियो, अगर वॉइड रेशियो ज्यादा होगा तो परमेबिलिटी ज्यादा होगा, यानी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ई के पावर 3, माने जितना ज्यादा वॉइड रेशियो उतना ही ज्यादा परमेबिलिटी। तीसरा है सॉइल स्ट्रक्चर, अगर फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर्स है तो परमेबिलिटी ज्यादा मिलेगा, अगर डिस्पोज्ड स्ट्रक्चर है तो परमेबिलिटी हमें कम मिलेगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हायर सैचुरेशन इंक्रीज करता है परमेबिलिटी को, माने सैचुरेशन जितना ज्यादा होगा परमेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। अगला है विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, हायर टेम्परेचर माने जितना ज्यादा टेम्परेचर जो है डिक्रीज करेगा, माने हायर टेम्परेचर डिक्रीज करता है विस्कोसिटी को और इंक्रीज करता है परमेबिलिटी को, माने टेम्परेचर ज्यादा होगा तो परमेबिलिटी भी ज्यादा होगा, लेकिन परमेबिलिटी ज्यादा होगा लेकिन विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विस्कोसिटी जो है हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। इंट्रैप्ड एयर, इंट्रैप्ड एयर, एयर ब्लॉक्स पोर्स रिड्यूसेस परमेबिलिटी, जो एयर ब्लॉक्स है पोर्स का या वो रिड्यूस करता है परमेबिलिटी को। मिनरल कंपोजिशन, क्ले मिनरल्स जो है वो ग्रेटली रिड्यूस करता है परमेबिलिटी को। स्ट्रेटिफिकेशंस, लेयरिंग अफेक्ट करता है आपका सीपेज पाथ को और फ्लो रेट को, जो स्ट्रेटिफिकेशंस है लेयरिंग का वो अफेक्ट करता है सीपेज पाथ एंड फ्लो रेट को। अगला है सीपेज एनालिसिस, सीपेज एनालिसिस, सीपेज एनालिसिस जो है ये मूवमेंट होता है वाटर फ्लो का थ्रू सॉइल पोर्स अंडर हाइड्रोलिक हेड डिफरेंस। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि डिजाइन ऑफ अर्थ डैम, कनाल लेनिंग, सीट पाइल्स वॉल, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, ग्राउंड वाटर फ्लो स्टडीज ये आपका होता है। अगला है स्ट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन, क्या होता है स्ट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन। तो स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन जो है ये इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रीम फंक्शन के बारे में। तो जो स्ट्रीम फंक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है पाथ जो फॉलो किया जाता है वाटर पार्टिकल्स के द्वारा। वाटर पार्टिकल्स जब मूव करता है या फ्लो करता है तो उसके द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाता है उसको बोला जाता है स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम लाइन जो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो और नो फ्लो अकर अक्रॉस स्ट्रीम लाइन, वो हो गया। उसके बाद आता है पोटेंशियल फंक्शन। पोटेंशियल फंक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करता है पॉइंट को जो इक्वल हाइड्रोलिक हेड को रिप्रेजेंट करता है। इक्वी पोटेंशियल लाइन ये ज्वाइन करता है पॉइंट ऑफ इक्वल पोटेंशियल को, और वाटर डज नॉट लूज एनर्जी, और पानी जो है लूज नहीं करता है एनर्जी को अलोंग इक्वी पोटेंशियल लाइन, अलोंग इक्वी पोटेंशियल लाइन। अगला है फ्लो नेट, फ्लो नेट। फ्लो नेट जो है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्लो नेट क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ सीपेज फ्लो जो कंसिस्ट करता है स्ट्रीम लाइंस को और इक्वी पोटेंशियल लाइन को, स्ट्रीम लाइंस को और इक्वी पोटेंशियल लाइंस को। इसका पर्पस क्या होता है, ये डिटरमाइन करता है सीपेज क्वांटिटी को, कैलकुलेट करता है अपलिफ्ट प्रेशर को, डिटरमाइन करता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को और एनालाइज करता है सीपेज बीनीथ स्ट्रक्चर्स को। माने स्ट्रक्चर के बीनीथ जो सीपेज हो रहा है उसको एनालाइज करना भी हमारा नेट फ्लो के माध्यम से हम करते हैं, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें यानी विशेषताएं अगर हम बात करें फ्लो नेट का, तो स्ट्रीम लाइंस और इक्वी पोटेंशियल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। कितने पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। दूसरा, फ्लो एलिमेंट्स
फॉर्म अप्रोक्सीमेट कर्विलीनियर स्क्वायर, कर्विलीनियर स्क्वायर के तौर पे फॉर्म करता है। दो स्ट्रीम लाइंस नेवर क्रॉस, माने दो स्ट्रीम लाइन है या दो इक्वी पोटेंशियल लाइन है तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जो इक्वल हेड लॉस है वो अकर होता है एडजेसेंट इक्वी पोटेंशियल लाइंस में। फ्लो रेट जो होता है बिटवीन एडजेसेंट फ्लो चैनल वो कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो टिपिकल फ्लो नेट स्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम साइड। स्ट्रीम लाइन जो है कर्व्ड फ्लो पाथ होता है और इक्वी पोटेंशियल लाइन जो है परपेंडिकुलर होता है और इंटरसेक्ट करता है स्ट्रीम लाइन को 90 डिग्री पे, कितने, 90 डिग्री पे। अगला सवाल है कि ग्राफिकल मेथड जो है ड्राइंग ऑफ फ्लो नेट का उसको बताना है। तो इसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि बाउंड्री कंडीशन को ड्रॉ करते हैं, फिर स्ट्रीम लाइन को स्केच करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड फ्लो पाथ, फिर ड्रॉ करते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन को परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन, फिर एडजस्ट करते हैं लाइन को ताकि फॉर्म हो सके कर्विलीनियर स्क्वायर, फिर चेक करते हैं राइट एंगल इंटरसेक्शंस को और रिफाइन करते हैं अंटिल सेटिस्फैक्टरी फ्लो नेट ऑब्टेन। माने जब तक हमारा सेटिस्फैक्टरी फ्लो नेट ऑब्टेन नहीं होता है तब तक हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस जो है, मतलब हम सेम प्रोसेस को दोहराते रहते हैं, सेम प्रोसेस को दोहराते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के। तो जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है वो डिफाइन किया जाता है एज वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू सॉइल अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। मैथमेटिकली k इज इक्वल टू v बाई आई, जहाँ पे k जो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, v जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो और i जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सिग्निफिकेंस अगर देखें तो ये इंडिकेट करता है कि हाउ इजीली वाटर कैन मूव थ्रू सॉइल पोर, सॉइल पोर्स के थ्रू कितना जल्दी कैसे पानी जो है फ्लो कर सकता है उसको इंडिकेट करता है। टिपिकली वैल्यू अगर हम देखें आपका परमेबिलिटी का, तो ग्रेवल का जो वैल्यू होता है परमेबिलिटी का 10 के पावर -2 से 10 के पावर -1, कोर्स सैंड का 10 के पावर -3 से 10 के पावर -2, फाइन सैंड 10 के पावर -5 से 10 के पावर -3, सिल्ट का 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 और क्ले का लेस देन 10 के पावर 9 होता है। इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस देखें तो ड्रेनेज डिजाइन, अर्थ डैम कंस्ट्रक्शन, कनाल लीनिंग, ग्राउंड वाटर स्टडीज और डी वाटरिंग सिस्टम के लिए हमारा इंजीनियरिंग पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंस होता है। अगला सवाल है डिफरेंस बिटवीन परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी। परमेबिलिटी और पोरोसिटी के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो परमेबिलिटी जो है एबिलिटी होता है टू ट्रांसमिट वाटर, डिपेंड करता है पोर कनेक्टिविटी के ऊपर, मेजर किया जाता है बाय कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड कंट्रोल करता है सीपेज को। वही पोरोसिटी के बारे में बात करें तो ये परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस होता है जो डिपेंड करता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड के ऊपर और एक्सप्रेस किया जाता है एज ए परसेंटेज और कंट्रोल करता है वाटर स्टोरेज को। किसको कंट्रोल करता है, वाटर स्टोरेज को जो है कंट्रोल करता है। इंपॉर्टेंट अगर देखें तो सॉइल हैव या सॉइल में हैव हाई पोरोसिटी बट लो परमेबिलिटी। सॉइल का पोरोसिटी ज्यादा हो सकता है लेकिन परमेबिलिटी कम होना चाहिए। क्ले पोजेज करता है हाई पोरोसिटी को, यानी क्ले में जो है पोरोसिटी काफी ज्यादा होता है बट उसका परमेबिलिटी जो है बहुत ही कम होता है, बिकॉज पोर्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड पुअरली कनेक्टेड। एक तो एकदम पूरा स्मॉल होता है और पुअरली कनेक्टेड होता है, इसलिए पोरोसिटी तो ज्यादा होता है बट परमेबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगला सवाल है आपका फैक्टर कंट्रोलिंग सीपेज थ्रू सॉइल, फैक्टर्स कंट्रोलिंग सीपेज थ्रू सॉइल। तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है I इज इक्वल टू H बाई L,
ये फॉर्मूला होता है, हायर ग्रेडियंट इंक्रीज करता है सीपेज वेलोसिटी को, माने जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतना ही ज्यादा हमारा सीपेज वेलोसिटी भी होगा। सॉइल टेक्सचर्स माने ग्रेवल में मैक्सिमम सीपेज होगा, सैंड में मॉडरेट और क्ले में कम, यानी ग्रेवल में सबसे ज्यादा और क्ले में सबसे कम। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा परमेबिलिटी इंक्रीज होगा, विस्कोसिटी हमारा डिक्रीज होगा। सॉइल फैब्रिक फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर के लिए जो कि पार्टिकल अरेंज होता है रैंडमली, तो लार्ज पोर स्पेस होगा तो परमेबिलिटी ज्यादा होगा। डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर्स में पार्टिकल जो है अरेंज किया जाता है पैरेलल, तो पोर्स जो है स्मॉल होते हैं और पोर्स स्मॉल होने के कारण से परमेबिलिटी भी हमारा कम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ग्रेन साइज। परमेबिलिटी और ग्रेन साइज में रिलेशन बताना है। तो अकॉर्डिंग टू हैजेंस फॉर्मूला के हिसाब से K = C × D10 का स्क्वायर। D10 जो है इफेक्टिव ग्रेन साइज जो कि सेंटीमीटर, और C जो है कांस्टेंट जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 होता है। कंडीशन अगर देखें तो ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर क्लीन सैंड और यूनिफॉर्म सॉइल के लिए। यूजेज जो प्रोवाइड करता है क्विक एस्टिमेशंस ऑफ परमेबिलिटी को। सीपेज प्रेशर इज द प्रेशर, माने सीपेज प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो एग्जर्ट किया जाता है बाय फ्लोइंग वाटर ऑन सॉइल पार्टिकल्स, और ये हमारा मेजरमेंट हम इससे लेते हैं कि भाई प्रेशर हमारा कितना आ रहा है। तो PS = I गामा W। PS जो है सीपेज प्रेशर, I जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और गामा W जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंस देखें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पाइपिंग, बॉइलिंग और अपलिफ्ट फेल्यूर के लिए। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है एट विच अपवर्ड सीपेज फोर्स बिकम इक्वल टू सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल। एट दिस कंडीशन, इस कंडीशन में सॉइल पार्टिकल जो है वो स्टार्ट करता है लूजिंग कॉन्टैक्ट। फॉर्मूला IC = GS - 1/1 + E, जहां पे GS जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है और E जो है वॉइड रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस जो कि यूज किया जाता है टू इवेल्युएट क्विक सैंड कंडीशन, बॉइलिंग फेल्यूर और पाइपिंग फेल्यूर के। क्विक सैंड कंडीशन क्या होता है? क्विक सैंड कंडीशन, तो क्विक सैंड कंडीशन में क्या होता है कि जो अपवर्ड सीपेज होता है फोर्स वो इक्वल होता है इफेक्टिव वेट ऑफ सॉइल के, और सॉइल जो है बिहेव्स लाइक लिक्विड एंड कंडीशन जो होता है वो कहलाता है क्विक सैंड। इसका कारण होता है, किसके कारण से होता है? तो अपवर्ड सीपेज और एक्सेस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। जो क्विक सैंड कंडीशन है इसका विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये सॉइल को लूज करता है, मतलब सॉइल लूजेज शियर स्ट्रेंथ और फाउंडेशन बिकम्स अनस्टेबल और सॉइल पार्टिकल जो है रिमेन्स सस्पेंडेड। प्रिवेंशन अगर हम देखें, तो लोअर ग्राउंड वाटर लेवल, प्रोवाइड ड्रेनेज फिल्टर, रिड्यूस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इंक्रीज ओवरबर्डन प्रेशर। तो ये हमारा प्रिवेंशन जो है आपका होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर स्कोर आपका एग्जाम्स में होगा। अगला क्वेश्चन है पाइपिंग फेल्यूर। क्या है पाइपिंग फेल्यूर? तो पाइपिंग फेल्यूर जो है ये प्रोग्रेसिव रिमूवल होता है सॉइल पार्टिकल्स का ड्यू टू सीपेज फ्लो के कारण से। एक मान का चलो कि यहाँ पे हमारा पहले यहाँ पे मिट्टी था, फिर धीरे धीरे ये पूरा मिट्टी जो है सॉइल पार्टिकल्स खत्म हो जाता है और एक पाइप का फॉर्मेट ले लेता है और उसके थ्रू पानी फ्लो करने लगता है, तो वो फेल्यूर कहलाता है पाइपिंग फेल्यूर, और ये प्रोसेस को बोला जाता है पाइपिंग। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि सीपेज जो है स्टार्ट होता है विनीथ स्ट्रक्चर के नीचे, सॉइल पार्टिकल स्टार्ट करता है मूव करना और एक स्मॉल चैनल डेवलप कर लेता है, और चैनल जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है
और स्ट्रक्चर जो है अल्टीमेटली फेल हो जाता है क्योंकि कोलैप्स होकर नीचे गिर जाता है। ये जनरली हमें देखने को मिलता है अर्थ डैम, सीट पाइल स्ट्रक्चर्स में, बैराजेज में और वियर्स में। इसका रोकने का तरीका क्या है? कट ऑफ वॉल लगाना, सीट पाइल्स लगाना, फिल्टर लेयर लगाना और ड्रेनेज ब्लैंकेट लगाना। तो इन तमाम कारणों से हम जो है जो पाइपिंग फेल्यूर हो रहे हैं हम उसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। पाइपिंग फेल्यूर को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।